Sanusan Qureshi. I'm a metallurgist. I have मैंने 2018 में मेटलर्जी से पास आउट किया एनईडी मेटलर्जी के बैच से. So I'm Yes. currently working with Amreli Steels since the last 2 years. Or I'm working as an assistant engineer in quality department of steel remelting shop, which is known as a SMS. And I'm here because of Faizan. Faizan is a very good junior of mine. So उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमसे कि कुछ इंडस्ट्री में नए Yes, sir. ग्रेजुएट्स के हिसाब से एडवाइस कर दें. तो हमने कहा चले It's my हम pleasure. टाइम निकालते हैं और फैजान की रिक्वेस्ट पे हम यहाँ हैं. अच्छा सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि एक इंजीनियर जो फ्रेश ग्रेजुएट हो रहा है उसमें क्या स्किल्स होनी चाहिए? इंडस्ट्री क्या स्किल्स देख रही है, मतलब उसको इंडस्ट्री क्या रिक्वायर्ड करती है कि हमारे पास जो फ्रेश ग्रेजुएट आता है उसमें क्या क्या स्किल्स हों? यार सबसे पहले ना हमें ये चीज देख लेनी चाहिए कि जो मेटलर्जी है ना वो एक बहुत वाइड फील्ड है. तो मेटलर्जी में ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आता है, स्टील सेक्टर भी आता है, और हर सेक्टर डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर करती है आपका. जरूरी नहीं है जो आपको स्टील सेक्टर में चाहिए वही ऑटोमोबाइल सेक्टर में चाहिए, वही फाउंड्री में चाहिए. तो डिफरेंट. तो सबसे पहले तो आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं ना, अब वहाँ की रिक्वायरमेंट्स देखें, वहाँ के प्रोसेसेस देखें. आप कहीं भी अप्लाई करते हैं उनकी वेबसाइट होती है, आप उनके वेबसाइट को एक दफ़ा गो थ्रू करें. आप चेक करेंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो ये होती हैं कि आप अपने आप को यूनिवर्सिटी के टाइम पे ग्रूम करें. जो सॉफ्ट स्किल्स होती है ना, अनफॉर्चुनेटली हम लोग एनईडी में पढ़ते हैं, हमारी सॉफ्ट स्किल्स पे ज़्यादा वर्क नहीं किया जाता. जो एमएस ऑफिस होता है, एक्सेल, वो हमें स्कूल लेवल से बताया जाता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग हवा में उड़ा देते हैं. हम लोगों ने भी उड़ाया था, मुझे पता है आप लोग भी उड़ा रहे होंगे. तो वो जो एमएस ऑफिस होता है ना, एक्सेल, वर्ड और पब्लिशर वगैरह, वो एटलीस्ट मुझे अमरेली में बहुत काम आया. और बहुत सारी रिपोर्टिंग, एज एन इंजीनियर आप लेबर वाला काम तो कर नहीं रहे होते, आपको रिपोर्टिंग भी करनी होती है और बहुत सारी स्किल्स, बहुत स्किलफुल होना पड़ता है इसके लिए. तो आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए. एमएस ऑफिस हो गया. आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो वो भी बहुत मैटर करता है. अब हम जब फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं ना, तो हमें कुछ भी नहीं पता होता कि इंडस्ट्री हमसे क्या डिमांड कर रही है. हमें वही जो लोगों ने बताया हुआ होता है, हम उसी पे चलते हैं. और हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, एनईडी का कह लें या मेटलर्जिस्ट का कह लें, कि हम लोगों का जो सोशल सर्कल होता है अपने सीनियर्स के साथ ना, मेरा अपना भी, वो बहुत कम होता है, जो कि बहुत गलत है. आप कराची की किसी भी इंडस्ट्री में उठा के देख लेना, वहाँ पे एनईडी मेटलर्जी के सीनियर्स बैठे हुए हैं, और वो सीनियर्स बहुत हेल्प आउट करते हैं आपको. अगर आपका सर्कल उनके साथ है, आपको जॉब इंटरव्यू की कॉल आ रही है, वहाँ पे वैकेंसी कब क्रिएट हो रही है, सब वो बताते हैं. तो जहाँ तक स्किल्स की बात है, तो बेसिक स्किल्स पे अपनी ग्रूमिंग देख लें कि आप उस लेवल पे वर्क एथिक्स आपके वो हों कि देखिए यूनिवर्सिटी में ना हम बहुत कैजुअली यूनिवर्सिटी पास आउट कर देते हैं और 4 साल गुजर जाते हैं, पता भी नहीं लगता, हमें भी नहीं पता चला था. तो जब यस हम सर, अब हमारा फाइनल चल रहा है तो हमें भी यही, बस अभी जैसे कल की सी बात थी जी यही होता है. गोल्डन ईयर होता है फाइनल ईयर में भी हमें स्ट्रेस आउट कर दिया जाता है कि एफ5पी लीव में. एफ5पी भी कोई इतना बड़ा टॉप चीज नहीं होती, हम न्यूक्लियर बम तो बना नहीं रहे होते. तो अपना जो टाइम बचा उसको आप इंजॉय करें, ताकि अपने आप को ग्रूम करें और अपने वर्क एथिक्स ऐसे रखें. ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी जैसा माहौल मिलेगा. माहौल टोटली डिफरेंट होता है, इंडस्ट्रीज डिफरेंट टाइप की हैं. तो आप जब वहां जाएंगे तो उस हिसाब से फिर आप आराम से अडेप्ट करेंगे चीजों को और अपना स्किल सेट उसको बढ़ाएंगे. लेकिन बेसिक स्किल सेट होना चाहिए बंदे को पास. एमएस ऑफिस आना चाहिए बंदे को, और बंदे को मेंटली इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अडेप्ट कर सके चीजों को जल्दी. सर. अच्छा, इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं एक फ्रेश ग्रेजुएट को? यार सबसे बड़ा जो हमारा अलमिया है ना, वो ये है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती. हम पे काम नहीं किया जाता, हमें बोला जाता आओ रट्टा लगाओ प्रेजेंटेशन दो और जाओ. उसी पे मार्क्स, 1 घंटे की प्रेजेंटेशन रट्टा लगा के दे दिया आपने तो बहुत वाह वाह हो जाएगी आपकी. सही है. तो आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो हमें सिखाया नहीं जाता. तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, और वही मेन जो आपकी रिपोर्टिंग स्किल्स होती हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स वो है जो आप और मैं ना एक दूसरे के साथ बात करके और एक दूसरे को हेल्प आउट करके भी सिखा सकते हैं. और हमें हमारी यूनिवर्सिटी का एक अलमिया ये है कि हमें ना वो कॉन्फिडेंस इम्पार्ट नहीं किया जाता जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चों में किया जाता है, क्योंकि हमें वो एक्सपोजर नहीं दिया जाता.
और ये सब किया नहीं जाता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद अपने आप से अपने दोस्तों के साथ मिलके कुछ बना के छोटी एक्टिविटीज करें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एटलीस्ट इस लेवल की करें कि जब हम किसी मैनेजर से बात कर रहे हो ना, तो ये हो कि मैनेजर से बात कर रहे हैं, हमारे किसी दोस्त से बात नहीं कर रहे। तो एक डिफरेंस लेवल होता है यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का, तो उस हिसाब से अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। Assalamu alaikum, sir, and to all the viewers. I am the co-host for this session. This is Azim Razak. How are you, sir? वालेकुम सलाम अजीम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? I am good, alhamdulillah. So, sir, my question for you is that how COVID affect the job market for engineers? If we specify like metallurgical engineers or electrical engineers, mechanical, chemical. Yeah, so far in my experience, keeping in mind metallurgy, there was no huge impact. मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब पिछले साल कोविड आया था, तो हमारी इंडस्ट्री अमरेली स्टील एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है स्टील सेक्टर में, तो वो 48 डेज के लिए उसका प्लांट शट डाउन हो गया था। कभी भी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ कि हमारा प्लांट 48 डेज के लिए शट डाउन हुआ था। तो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था कि शायद जॉब्स जाएंगी, ये होगा वो होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि इसका मैंने उलट देखा। हमारे टाइम पे मतलब लास्ट ईयर मैंने देखा जो आपके सीनियर बैचेस पास आउट हुए हैं, उसमें से एटलीस्ट अ डजन इंजीनियर्स, 12 से 15 ट्रेनिंग इंजीनियर्स को मैंने कोविड के टाइम पे हायर होते हुए देखा है अमरेली में। फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। फर्क ऐसे पड़ा है कि देखिए इंडस्ट्री ना दो तरह की होती है, एक अप स्ट्रीम होती है, एक डाउन स्ट्रीम होती है। अमरेली जो है ना अप स्ट्रीम इंडस्ट्री है, उसके साथ जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री जुड़ी हुई है या और एक्सवाइजी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है वो डाउन स्ट्रीम है। वो अफेक्ट हुए, उनकी शिपमेंट्स अफेक्ट हुई, कंटेनर्स नहीं आ रहे थे, वो अफेक्ट हुई। लेकिन एज सच मेटलर्जी की स्टील सेक्टर में मैं जितना देख सकता हूँ, क्योंकि इसी दौरान कोविड के दौरान आपका नवीना स्टील भी खुला था। नवीना स्टील भी कोविड के दौरान खुला, नवीना ने भी हायरिंग शुरू की। अब प्लेटिनम स्टील भी खुल रहा है। इंशाल्लाह जब आप पास आउट हो जाएंगे तो प्लेटिनम भी नए ट्रेनिंग हायर करेगा और आपके बैचेस में से भी हायर करेगा। तो एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो इंडस्ट्रीज वैसे भी बहुत लिमिटेड होती हैं। मेटलर्जी की इंडस्ट्रीज भी लिमिटेड है और पाकिस्तान में कराची में इंडस्ट्रीज वैसे भी लिमिटेड है। तो एज सच कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आया। इफेक्ट पड़ा है, छोटे लेवल पे पड़ा है, लेकिन नहीं इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं आया। So, sir, my third question is, what is your advice for students who are currently studying in universities? मतलब जो अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, उनके लिए आप क्या, अगर आपको 4 साल पीछे जाने का भी मौका मिले, तो वो क्या चीज़ें जो आप फिर से सीखना चाहेंगे और क्या मतलब आपको आज उनकी ज़रूरत महसूस होती है? जब हम 4 साल पीछे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, तो ये हर एक स्टूडेंट का टाइम ऐसा आता है कि वो कहता है यार बस यूनिवर्सिटी खत्म हो, यूनिवर्सिटी खत्म हो यार, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। और हम दिन दिन गुजारते हैं, सेमेस्टर टू सेमेस्टर गुजारते हैं कि बस यार अब तो 2 सेमेस्टर बच गए, अब बच जाएंगे हम यार। यार यूनिवर्सिटी ना, बिलीव मी, जिंदगी का ये जो बैचलर्स का टाइम होता है ना, मास्टर्स को हटा के भी बैचलर्स का टाइम जिंदगी का वो टाइम होता है जब आप लोग पास आउट हो गए ना, ये वापस नहीं आएगा। इसको एंजॉय करें, चीजें सीखें। हमारी एनईडी यूनिवर्सिटी की मेटलर्जी डिपार्टमेंट में भी ऐसी लैब्स हैं, ऐसे इक्विपमेंट हैं कि आप सीख सकते हो और बहुत काम आता है। सिर्फ आप पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं जो था वो टीएनएफ का को फाउंडर भी था, एनईडी में टीएनएफ इंडियन फॉरेन सोसाइटी का को फाउंडर भी था और प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। तो अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व करें। खास तौर पे जो एमईएस है, एमईएस बहुत अच्छी सोसाइटी है, लेकिन हम लोगों ने उसको एमईएस को इतना एक्सपोजर नहीं दिया जैसे दूसरे डिपार्टमेंट की सोसाइटीज है। एमईएस पे वर्क करें, अपनी सॉफ्ट स्टेज पे वर्क करें, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना टाइम एंजॉय करें। ये 4 साल जिंदगी के वापस कभी नहीं आने आपके। और जहां तक इंडस्ट्री रिलेटेड अगर आप पूछ रहे हैं कि हमें क्या बेटर करना चाहिए, तो यार मैं एक फ्लॉ तो नहीं करूंगा, लेकिन इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी में ना एक गैप है। मतलब यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के बीच में ना एक ब्रिज नहीं है जो दोनों को कनेक्ट करता हो। हम इंटर्नशिप्स तो कर लेते हैं, मैंने भी इंटर्नशिप्स की है, 2-3 इंटर्नशिप्स की हैं, एटलीस्ट 3 तो करनी चाहिए। लेकिन हम जब इंटर्नशिप पे जाते हैं ना, हमें वो प्रोसेस संभालने को नहीं देते, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होती है। कहते हैं यार ये कुछ नुकसान कर देने XYZ। तो हम जाते हैं 15 दिन की इंटर्नशिप पे, दोस्तों के साथ जाते हैं, तफरियां करते हैं, ऊपर से देखते हैं कि रिपोर्ट बनाते हैं, दे देते हैं। जो इंटर्नशिप्स होती है ना आपकी फील्ड की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जाएं, आप पीपल स्टील में जाएं, आप अमरेली स्टील आए,
आप आए, आप प्रोसेस एटलीस्ट 3 महीने की इंटर्नशिप करें, मतलब जो सेमेस्टर टाइप का टाइम होता है हमारा, तो जो नहीं ले रहा ना वो जाके इंटर्नशिप्स करे और वो प्रोसेसेस देखे कि होते कैसे हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से रिपोर्ट बना के और सीवी में इंटर्नशिप लगाने के लिए इंटर्नशिप ना करें, तो थोड़ा सा सीखें, काम आता है बहुत आगे। So sir, my next question is, how an average or low CGPA student can get job in industry? And as you know that the 60 to 70% graduates of NAD having CGPA below 3.5. So what is the effect of low CGPA? यार I'm one of them. I'm one of them and Umbrelli में around 60-70% are them. तो सच्ची बात ये है कि यार what is a low CGPA for you? Sir, below 3.5, I guess. यार 3.5 के अब ना आई थिंक 2.5 लो में आ जाएंगे। नहीं, क्योंकि एनईडी में 3.5 में तो पिछली दफा पोजीशन थी हमारे 3. जो बैच आउट हमारा सीनियर थे उनके 3.6 पे पोजीशंस थी भाई। जी, वो आपके सीनियर्स भी मेरे पास ही अभी जूनियर्स अम्ब्रेली में ही है, कुछ आए हुए थे। तो यार 2.5 भी ना, आप अगर आपके स्किल सेट अच्छा है ना, मेरे लिए देखें जीपीए मैटर करती है, लेकिन जब आपकी सीवीज आती है ना, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो जीपीए देखती हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको सिर्फ इंटरव्यू की बेसिस पे जज करेंगी। इंटरव्यू में आपका जो एचआर रिक्रूटर बैठा हुआ होता है ना, वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत डिपेंड करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई। आपने जीपीए तो आप जीपीए तो ले आए, लेकिन बहुत सारे बुक फॉर्म्स होते हैं जो जीपीए ले आते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली अच्छे नहीं होते। और मैंने बहुत सारे लड़के या लड़कियां ऐसी देखी हैं जो कि जीपीए में इतने अच्छे नहीं थे लेकिन प्रैक्टिकली मुझसे ज्यादा अच्छे थे वो लोग, या और भी होते हैं, हर क्लास में होते हैं। वो आप लोगों को पढ़ाएंगे और आपकी जीपीए उनसे ज्यादा आ जाएगी। तो ऐसे भी लड़के होते हैं। तो यार जीपीए एक हद तक मैटर करती है, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे आगे ना मेरे नहीं यार। असल में मसला बताऊं क्या है अजीम, हमारे यहाँ पे ये एक क्या कहें अलमिया या कुछ भी है बना दिया गया है, हमारे परसेप्शंस बना दिए गए हैं कि यार 3 जीपी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये सस्ते होने चाहिए तो जॉब मिलेगी वरना आप फारिग होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। मेरे सीनियर्स हैं अमरेली में, मुझसे अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, उनकी जीपीए मुझसे बहुत ज्यादा लो है, इतनी है कि बता भी नहीं सकता मैं। तो उनसे भी यही सीखा है, देखा भी यही है जितना मुझे अरसा हो गया इंडस्ट्री में, कि यार जीपीए मैटर करती है। हाँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैटर करती है कि यार मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ या क्या हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप प्रैक्टिकली अच्छे हो, आपका स्किल सेट अच्छा है और आप कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है ना आप टैकल कैसे कर रहे हैं अपने रिक्रूटर को, या एचआर वाला बैठा है, इंटरव्यूअर बैठा है, आप उसको टैकल कैसे कर रहे हैं, उसका माइंडसेट क्या है, टैकल कैसे कर रहे हैं, तो आप आराम से जॉब ले सकते हैं। तो जीपीए मैटर करती है, लेकिन जितनी हमने हवा बना दी गई है ना जीपीए उतना कुछ भी नहीं होता। तो और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार कि हमें ना एनईडी मेटलर्जी का हमारे कोई 10 बैच पास आउट हो चुके हैं। 10 के 10 में से 8 या 9 बैचेस अमरेली में भी जॉब कर रहे हैं। तो ये बात मैंने सीनियर्स से भी डिस्कस की थी, आप लोगों से भी। एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें सिर्फ एनईडी के मेटलर्जी के बैचेस हो, सीनियर और जूनियर। ये एक जो गैप है ना वो हमें इनक्लोज करना चाहिए। एक गैप इनक्लोज होगा ना तो बहुत फायदा होगा। इससे ये जो परसेप्शन हमारे टाइम पे भी बना दिए गए थे ना, कि हम फर्स्ट ईयर में आए थे, हमें कहा था यार एफआईपी बहुत बड़ी बातचीत है, तो हम लोगों ने फाइनल ईयर तक यही सोचा यार एफआईपी कैसे होगा। तो कुछ भी नहीं होता, आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करें, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को ना एंजॉय करें। आज फाइनल ईयर आप लोगों का एंजॉय करें। देखो यार जो आपके नसीब में है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस आप अपने आप को टेक्निकली इतना साउंड कर लें कि किसी इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं ना तो आप दिखाएंगे आप एनईडी के ग्रेजुएट है। एनईडी के ग्रेजुएट दिखता है, वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग भी होता है, वो ग्रूम्ड भी इतना होता है कि वो आप डिफरेंशिएट कर पाते हो कि यार ये एनईडी का ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग में अगर कहा जाए तो बस यही है छोटी मोटी सी एडवाइसेस। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और वो एंटरप्रेन्योरशिप की साइड जाना चाहता है या अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके बारे में आपका क्या एडवाइस होगी? या एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, अब तो एनईडी में मैंने सुना है पढ़ाना भी शुरू कर दिया बच्चों को, आप लोगों को पढ़ाया भी यस, एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट ईयर पढ़ा है। एंटरप्रेन्योरशिप ना यार एक आर्ट है मेरे हिसाब से। आप अगर किसी चीज में अच्छे हो तो आप उसको परस्यू करते हो। तो एज अ मेटलर्जिस्ट अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपके पास काफी ऑप्शंस हैं।
आप एक छोटी मोटी फाउंड्री लगा सकते हो, आप छोटा मोटा एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का सेटअप लगा सकते हो, आप एनडीटी का, अगर आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है, एनडीटी का सेटअप लगा सकते हो, आप एक कैलिब्रेशन का लोड सेल आता है, आप वो ले सकते हो, वो कर सकते हो। उसके अलावा छोटी मोटी टेस्टिंग कंपनीज लगा सकते हो। लेकिन अगर अगर एज एन इंजीनियर देखा जाए ना, तो फिर बहुत सारा है यार। हमारे अपने सीनियर्स ना, बहुत कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ई कॉमर्स के इस वक्त पाकिस्तान में चीते हैं। मतलब उन्होंने मेटलर्जी की और वो ई कॉमर्स के चीते हैं। हमारे सीनियर्स हैं, मैंने खुद अमरेली से पहले कंटेंट राइटिंग की जॉब की है। कंटेंट में फ्रीलांस में करता हूँ, तो कंटेंट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप चल रहा है मेरा अपना भी। इसके अलावा हमारे सीनियर्स हैं, वो कंटेंट राइटिंग का सेटअप कर रहे हैं, और बहुत सारे और चीजें। हमारे एक सीनियर है, उन्होंने एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का पूरा सेटअप डाला हुआ है। हमसे 2-3 साल सीनियर थे वो, उनका बहुत अच्छा स्टार्टअप चल रहा है। एक सीनियर है, वो कैलिब्रेशन का काम कर रहे हैं। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो ना, और मेटलर्जी की फील्ड में हो, और आपके पास अच्छा खासा इतना अमाउंट है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप देखें, आप इंडस्ट्री को ना स्टडी करें कि इस इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या हमारी मार्केट की डिमांड है जो पूरी नहीं हो पा रही। जैसे अब मैं रीबार इंडस्ट्री में हूँ ना, रीबार इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है क्योंकि हम पाकिस्तान की जो रीबार की डिमांड है ना, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। तो अब रीबार से जुड़ी हुई छोटी मोटी टेस्टिंग चीजें हैं, मैकेनिकल टेस्टिंग हो गई, यू बेंडिंग हो गई, एनडीटी हो गया। तो अगर मैं देख सकता हूँ कि यार अमरेली के पास वो इतना वो नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, या अमरेली डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा क्योंकि हम रीबार ही इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं बाहर से भी ना किसी को देखूंगा कि यार, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने एब्रेसिव कटर मंगवाया था, तो वो एक हमारे सीनियर ही थे, उन्होंने सप्लाई चेन वाला काम किया था। वो बीच में वो वेंडर के पास गए, उन्होंने बीच में से चीज उठाई और हमें दी, और अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें से कमाया। तो बहुत सारे एज एन एंटरप्रेन्योर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको जाना किस तरफ है। और यूनिवर्सिटी में रहते हुए ना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ आती है कि यार मैंने किस तरफ अपनी लाइफ को लेके जाना है या क्या करना है। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे चीजों को, तो आपको आराम 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 से समझ आएगा। असल में हमारी जनरेशन का एक इशू है, हमें सब कुछ ना फॉरेन चाहिए। यार मैं अमरेली में गया, मुझे फॉरेन मैनेजर बना दे, मुझे फॉरेन ये नहीं। यार हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज एक चीज टाइम लेती है। देखें, अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री होगी ना, तो आप एक मैनेजमेंट पोजीशन में आते हुए, चीजें सीखते हुए आपको टाइम लगेगा। तो ये एक छोटी इंडस्ट्री होगी तो टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है और आप पे भी डिपेंड करता है, आप अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग माइंडेड रखते हैं या कितना परसिस्टेंट है कि उस चीज पे आप डटे रहें कि यार मैंने करना है। Sir, my next question is, which management and administration degree should engineers choose after doing graduation in engineering, like MBA, supply chain, or engineering management? Which should they go यार for? the main problem, Azim, is that our university NED does not have such management courses which we should be studying। क्योंकि यार मैनेजमेंट ना एक टेक्निकल एक्सपर्टीज एक डिफरेंट चीज होती है। जब आप फ्लोर पे आते हैं, आपके अंडर 100 बंदा काम कर रहा है ना, तो उसको मैनेज करना एक डिफरेंट एक्सपर्टीज है। तो अनफॉर्चुनेटली एनईडी का एक ये फ्लॉ आप कह लें, या एक आप कह लें शॉर्ट कमिंग है कि हमारे पास यहाँ पे ना मैनेजमेंट के टीचर्स अच्छे नहीं है, या मैनेजमेंट के कोर्सेज इतने नहीं है। मैनेजमेंट हमें वो पढ़ा रहे होते हैं जो ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं खुद। तो ना विजिटिंग फैकल्टी इतनी है कि आके बाहर से हमें मैनेजमेंट सिखाएं या क्या। तो यार मास्टर्स डिपेंड करता है आपके अपने चॉइस पे। अब आप जब इंडस्ट्री में होते हो ना, आप सोचते हो यार मैं जर्मनी चला जाऊं, एमएस कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। लेकिन मेरा मानना अपना, मेरा बिलीव इस चीज पे, आप इंडस्ट्री में आए, आप इंडस्ट्री को थोड़ा सा देखें कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। आप अपने आप को टेस्ट आउट करेंगे, यार मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है। एटलीस्ट 2 साल दें, 2 साल में आपको पता चल जाएगा यार नहीं यार मुझसे ये काम नहीं हो रहा, मैं ये कर सकता हूँ। मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं सेल्स में बहुत अच्छा हूँ, यार मैं सप्लाई चेन अच्छी कर लूंगा। तब आप जा सकते हैं एमबीए सप्लाई चेन। सप्लाई चेन फ्यूचर है, डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर है आपका। सही है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप परस्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फील्ड में आते हो और आपको लगता है कि नहीं यार, मटेरियल साइंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो भी कर रही है और मुझे करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जहां जहां मेटल है वहां मेटलर्जिस्ट है, जहां जहां मटेरियल है वहां मटेरियल इंजीनियर है। तो अगर आपका
वो होगा, इंटरेस्ट होगा मटेरियल साइंस में, तो आप उसमें मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी अपनी कैपेबिलिटीज पे वो करता है, आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। मैं तो आपको एडवाइस दे दूंगा यार एमबीए कर लें, एमबीए सप्लाई चेन कर लें। कल को आप एमबीए सप्लाई चेन करें, आपको वो समझ भी ना आए, आप टाइम भी जाया करें, पैसे भी जाया करें, और एंड में आप बोलेंगे यार ये कैसी एडवाइसेस दे रहे हैं हमारे सीनियर। तो आप खुद जाएं, इंडस्ट्री में जाएं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आप देखेंगे यार हाँ यार ये इसमें मुझे स्कोप नजर आता है। इंडस्ट्री में जो कोलीग्स हैं आप उनसे बात करें, उनसे आप उनका एक्सपोजर देखें कि क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है। एमईएम भी एक बहुत अच्छी मास्टर्स की फील्ड है, तो एमईएम भी आप कर सकते हैं। तो वो आप आराम से पास आउट हो, अपना जॉब्स पे आए, जॉब्स के बाद अपना आपको थोड़ा टेस्ट आउट करें, इसके बाद आप सोचेंगे यार हाँ अब फर्दर हमें कहाँ जाना है। ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री। मतलब जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो कुछ अजीब मिथ होते हैं क्या, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है कि इंडस्ट्री में हमें जाते ही ये चीज़ें मिल जाएंगी। जब इंडस्ट्री में आते हैं तो हमें इंडस्ट्री को समझने में तकरीबन 6 महीने से 1 साल लग जाता है। तो क्या मेजर डिफरेंस आपने फाइंड आउट करे कि ये चीज़ें हमें पता ही थी लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल ही उल्टी हैं। यार मेजर डिफरेंस बताऊं क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि हमें अभी भी ना बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस पढ़ाया जा रहा है, जो इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है। हमें वही बुक्स रटाई जा रही हैं जो पिछले 15 या 20 साल से चलती जा रही है। जो अपग्रेडेशन आती जा रही है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अब मैं रोलिंग इंडस्ट्री में हूँ, मुझे जितना याद पड़ता है हमारे टीचर ने हमें रोलिंग का ना शायद 1 क्लास लियो और हॉट रोलिंग पढ़ा के खत्म कर दिया। मतलब यार रोलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पैरामीटर्स हैं और बहुत सब कुछ है। तो जब गए थे इंडस्ट्री में तो रोलिंग इंडस्ट्री देखी हमने, तो क्या यार ये वही है, यहाँ से डालो, यहाँ से क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा और ये होगा यार। तो हम जब जाते हैं ना इंडस्ट्री में तो हम वाकई में ग्राउंड जीरो पे होते हैं। हमने एक्सपीरियंस भी किया है, हमने देखा भी है। इंडस्ट्री में हमें जो दिखाया जाता है और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ना, उसमें डिफरेंस है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यार एटलीस्ट हमें ना हमारी यूनिवर्सिटी को चाहिए कि ऐसा करिकुलम हमारा बना दे कि वो खुद हमारी इंटर्नशिप्स लगवाएं और वो इंडस्ट्री को कहें कि यार ये बच्चे हम 3 महीने के लिए आपके पास भेज रहे हैं, आप इनको प्रोसेसेस सिखाएं। सिर्फ आप इनको ऊपर से बताएं ना, टाइम पास ना करें कि यार ये जूनियर आया इसको ऊपर ऊपर से बता के फारिग कर दो। नहीं यार, उनको दिखाएं कि क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे साइंस क्या है, मेटलर्जी हमें क्या सिखाता है। अगर XYZ करूं मैं तो क्या होगा, अगर XYZ ना करूं तो क्या होगा। तो ये चीजें ना हमें यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री को ना मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म मुझे नजर अभी तक नहीं आ रहा कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म कि जैसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग बाहर बेचते हैं, ऐसा कोई एक्सचेंज प्रोग्राम हो। और एक हमारा अलमिया ये भी बहुत रहा है कि हमारे पास ना पहले आती थी विजिटिंग फैकल्टीज, तो वो इंडस्ट्री के टॉप लेवल के बंदे आते थे, वो आते थे हमें पढ़ाते थे यार, पॉलीमर पढ़ा दिया हमें, कंपोजिट पढ़ा दिया हमें, हीट ट्रीटमेंट पढ़ा दिया। अब हमारे पास वो टीचर्स होते हैं जो हम जैसे ही पास आउट होते हैं, हमारे बैचेस के ही टीचर्स होते हैं, वही आके कुछ 2-4 साल बाद आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो जिन्होंने इंडस्ट्री देखी भी नहीं होती, वो आपको वही बुक में वो पढ़ा रहे होते हैं। तो मतलब ये एक हमारी शॉर्ट कमिंग है। हमें चाहिए यार हमारा हीट ट्रीटमेंट जैसा सब्जेक्ट जिसका हम सिर्फ एक वो करवाते हैं, उसको डिवाइड करें, 2 पार्ट्स करें, उसको हम बताएं, तो उसकी बेसिक्स तो बताएं। हम ऊपर ऊपर से बता रहे हैं मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, बेनाइट क्या होता है, यार बताओ तो वो होता कहाँ है, यूज कहाँ होता है, बनता कैसे है, क्यों बनाते हैं, क्या क्यों जरूरी है, क्या डिमांड है मार्केट की, ये चीजें हमें नहीं पढ़ाई जाती। तो ये हमारा इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी दोनों का एक शॉर्टकमिंग है कि यार हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा जनरेट करते हैं। अगर वो नहीं कर रहे तो हम इंजीनियर्स जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, हमारे सीनियर्स जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे एम्प्लॉयड है, और आप जैसे जूनियर्स जो फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप हो जिसमें आप जैसे जूनियर्स उनसे सवाल पूछें कि यार क्या करना चाहिए हमें, तो वो आपको इन द मीन टाइम जवाब देंगे यार ये आप करें, ये इंडस्ट्री में आने से पहले आप ये चीजें सीख के आए, ताकि जब आप इंडस्ट्री पे आए ना, क्योंकि बिलीव मी फैजान, होता क्या है कि जब आप नए नए फ्रेश ग्रेजुएट होते हो, इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो जब आपको लगता है ना कि यार एक लेबर है, सही है, उसको ये प्रोसेस आता है, यार मैं तो इंजीनियर हूँ, ये प्रोसेस नहीं आता, तो आप ना थोड़ा सा वो स्ट्रेस आउट फील करते हो और थोड़ा सा डिप्रेस होते हो। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि यार वो लेबर 10 साल से ये काम कर रहा है। तो मेरा मानना तो ये है कि हमारे अमरेली में भी कुछ मेटलर्जी हमारे सीनियर्स हैं, मेटलर्जिस्ट हैं, जो मैकेनिकल और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं,
सही है, और बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि इंसान किसी भी जगह जाता है ना, तो 6 महीने बहुत होते हैं, इंसान वो चीज़ सीख जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी को चाहिए कि यार एटलीस्ट इतना एक्सपोज़र दे दें कि जब हम वहाँ जाएँ ना, हमें पता हो कि वो प्रोसेस है कौन-सा, चल क्या रहा है, हमारा फिनिश प्रोडक्ट क्या है। Sir, my next question is, are there any job opportunities, especially for female metallurgical engineers? And kindly tell us about your female classmates who got job and they are at a good position in a metallurgical industry. यार फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एक सीनियर हैं, मेरे इंडस्ट्री में भी सीनियर है और यूनिवर्सिटी में भी सीनियर थे। उनकी बात को कोट करूँगा कि यार मैं नहीं समझता कि लड़कियाँ किसी भी फील्ड में पीछे हैं। लड़की हर फील्ड में एक्सेल कर सकती है, चाहे वो मेटलर्जी हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी फील्ड हो। सही है, अगर मैं सीसीएम पे खड़ा होके एक हीट कास्ट कर सकता हूँ ना, तो लड़की मुझसे अच्छी वो कर सकती है। मेरा ये बिलीफ है। सही है, तो हमारी मेटलर्जिकल जो फीमेल हमारी कोलीग्स हैं या हमारी क्लासमेट्स थी या हमारी सीनियर्स थी, वो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल में जॉब्स कर रही हैं, वो किया में जॉब कर रही हैं, वो सुजुकी में जॉब कर रही हैं, वो इंडस मोटर्स में जॉब कर रही हैं, यामाहा में दिखेंगी, आयशा स्टील में दिखेंगी। हर जगह पे आपको मेटलर्जिस्ट दिखेंगी जो फीमेल है और बहुत अच्छे से एक्सेल कर रहे हैं अपनी फील्ड में। ये नहीं कि वो किसी लड़के से पीछे हैं क्या, नहीं भाई, वो भी प्रैक्टिकली उतना ही इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में और उतना ही टफ है। असल में हमारे यहाँ पे ना ये सारी मिथ्स, जैसे फैज़ान बात कर रहा था, क्रिएट कर दी जाती है कि एक लड़की पास आउट नहीं हुई ना, इससे पहले उसको बोल दिया जाता है यार मेटलर्जी में आप क्या करेंगे? यार मेटलर्जी तो आपकी फील्ड ही नहीं है, यार आपने तो टेक्सटाइल लेना था, यार आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो यार मेटलर्जी में क्यों नहीं है? मेटलर्जिस्ट लड़कियाँ हैं और माशाल्लाह से बहुत एक्सेल कर रही हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा कर रही हैं फील्ड में अपनी। हमारी क्लासमेट्स भी हैं, हमारी सीनियर्स भी हैं। लड़कियों का बहुत वाइड स्कोप है मेटलर्जी में। जो ये कहता है कि लड़कियों का स्कोप वाइड नहीं है, बहुत गलत है। एनडीटी की बहुत सारी फर्म्स हैं, स्टील में इवन के अब अम्ब्रेली स्टील का भी प्लान है लड़कियों को इन प्लांट ऑपरेशंस में डालने का और हायर करने का। आयशा ऑलरेडी कर रहा है, नवीना ने हायरिंग करना शुरू कर दी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो वैसे ही लड़कियों को बहुत पहले से उठा रहा है, तो लड़कियों का भी बहुत अच्छा इसमें फ्यूचर है। और जो लड़की है जो करियर ओरिएंटेड है, मैं उसको यही एडवाइस करूंगा कि एक्स-वाई-ज़ेड जो बोलता है ना, आप मत सुने। आपको अपने आप पे बिलीफ है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, आपको पता है आप ये कर सकती हैं, आप अप्लाई करें और मुझे पता है कि आप बहुत सारे लड़कों से बेहतर वो काम करके दिखाएँगे। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो उनको ये होती है कि हम ग्रेजुएट होते हैं हमें जॉब मिल जाए, लेकिन अब जैसे कि कोविड भी है और इसके अलावा पहले भी टाइम लगता है 4 to 6 मंथ, तो वो एक अजीब सा डिप्रेशन और मतलब कि एनईडी से पास आउट होके भी जॉब नहीं मिली और कर भी रहे तो 10,000 20,000, तो इस डिप्रेशन को ओवरकम कैसे करा जाएगा और आपकी क्या गाइड है कि किस तरह पेशेंस रखे स्टूडेंट? यार फैज़ान, इश्यू हमारा बताऊँ क्या है? हमारे पास है यहाँ पे इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सही है? तो वैकेंसीज निकलती है लिमिटेड। अब साल में अगर 100 मेटलर्जिस्ट निकल रहा है तो वैकेंसी अगर 40-50 निकल रही है, सही है? तो वो जो 40-50 होता है ना, वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। इवन मैं अपनी फील्ड में तकरीबन 6-8 महीने 10 महीने के बाद ही गया था। उससे पहले मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया था। मेरी स्किल्स जो थी, जो मुझे डेवलप करनी थी, चाहे वो एमएस ऑफिस के लिहाज से हो या कुछ भी हो, मैंने कंटेंट राइटिंग की फर्म जॉइन कर ली थी। मैं वहाँ कंटेंट राइटिंग करता था। कंटेंट राइटिंग से मेरी कंप्यूटर और रिपोर्टिंग स्किल्स बेटर होने लगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने लगी, मैनेजरियल पोजीशन पे मैं आ गया, मैनेजरियल स्किल्स मुझ में इम्पार्ट होने लगी। तो फिर आराम-आराम से जब मैं फील्ड में गया ना, तो ऑलरेडी मेरे पास कुछ स्किल्स थी। जो फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं ना, वो एक चीज़ दिमाग में रखें कि एनईडी ने बहुत अच्छा एक तो हिसाब बना दिया है कि हमारा जो डीआईएल है ना, हमारा डीआईएल इंडस्ट्री से इतना लिंक हो गया है कि अमरेली को भी ना, ये अमरेली के भी समझे 12 महीने ना इंटरव्यूज और टेस्ट चलते रहते हैं। आपके शायद जो फ्रेश पास आउट बैचेस हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अमरेली हो गया, नवीना हो गया, उनके इंटरव्यूज चलते रहते हैं। डीआईएल उनको सीवीज आपकी भेजता रहता है। तो इन द मीन टाइम जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही ना, मेरा मानना ये है कि आपकी जनरेशन में तो आपके पास इतना टाइम था कि आप लोगों ने ऑनलाइन पेपर्स दिए और टाइम था एक अच्छा खासा। हमने तो क्लासेस भी अटेंड की और सब कुछ साथ मैनेज किया। तो यार शॉर्ट कोर्सेज करें, अपनी स्ट्रेंथ्स बेटर करें। यार कुछ कोर्सेज मेटलर्जी के ऐसे हैं, जैसे हीट ट्रीटमेंट हो गया आपका, एडवांस स्टील हो गया, फिजिकल मेटलर्जी हो गए।
ये बहुत कोर कोर्सेज होते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम जब सीवी बनाते हैं और अप्लाई करते हैं ना तो हम अप्लाई कर रहे हैं हम रियली क्वालिटी की जॉब के लिए, और सीवी में अपना फेवरेट सब्जेक्ट वेल्डिंग रखा हुआ है। तो भाई सबसे पहले तो ये बात कि सीवी में वही लंबी चौड़ी जो हमें सिखाई जाती है, कोई किसी सीनियर से उठाई कॉपी पेस्ट मारा, वो नहीं करें। सीवी अपने हिसाब से बनाए, सीवी में वो दिखाएं जो आप दिखाना चाहते Sir, you are not audible. सर आपका माइक म्यूट हो गया है। फैजान सर को टेक्स्ट कर दो यार। जो एडमिन होगा ना तो होस्ट होगा तो वो कर सकते हैं अनम्यूट। सर आप काफी देर से म्यूट हो गए थे। अच्छा, जो मैं काफी देर से मैंने कहाँ DIL पे की छोड़ा? जो बात चली थी, अच्छा DIL पे जो हाँ, बात मैं चली। यही जो हमारा DIL है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जो हमारा DIL है उसका एक बहुत अच्छा सेटअप बन गया है, इंडस्ट्रीज के साथ लिंक हो गया है वो, कि वो आप लोगों की सीरीज ना हमें इंडस्ट्रीज में भेजता रहता है, और इंडस्ट्रीज में ना 12 महीने अब इंटरव्यूज चलते रहते हैं और वैकेंसीज क्रिएट होती रहती है। अमरेली हो गया या नवीना हो गया या आगा हो गया, आयशा स्टील हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अब एक्सपेंड कर रही है। आगा का भी नया प्लांट लग रहा है, प्लेटिनम नया प्लांट लगा रहा है, उसकी कोई कमीशनिंग चल रही है, तो स्टील इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। तो मीनवाइल जब तक स्टील इंडस्ट्री में आपकी वैकेंसी आए, आप अप्लाई करें, या किसी भी सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, आप अप्लाई करें, आपको चाहिए आप अपना टाइम मैनेज करें, आप शॉर्ट कोर्सेज कर लें, छोटे मोटे कोर्सेज। आप अपने जो, यार मैं आपको इतना बताऊं कि पिछले 1-1.5 साल में ना हम लोग सिर्फ अमरेली या नवीना, आगा, स्टील सेक्टर, किया वगैरह को देख रहे होते हैं जब हम पास आउट हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सामने वो होती है। लेकिन जब से मैं पास आउट हुआ हूँ ना, आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जॉब्स आई हैं, कामरा की जॉब्स आई हैं, कामरा आपका जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है उसमें जॉब्स आई हैं, प्यास में जॉब्स आई हैं। प्यास एक बहुत अच्छा फॉर्म वो है, प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अगर आप थोड़ा आपको लगता है कि यार आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इवन अब तो कोविड की वजह से प्यास के टेस्ट में सिर्फ सब्जेक्टिव एमसीक्यूज आते हैं मेटलर्जी के। पहले तो ये होता था कि यार मैथ्स और फिजिक्स के भी एमसीक्यूज आते थे, अब तो सिर्फ मेटलर्जी के सेक्शन है। PNRA हो गया, प्यास हो गया, नेस्कॉम हो गया, इन सब की मेरे सामने जॉब्स आई है। इवन के आर्मी में ऑर्डिनेंस में मैं ISS भी खुद दे के आया हूँ लास्ट ईयर। ISS भी में आप ISS भी दे सकते हैं मेटलर्जी की बेस पे। तो मेटलर्जी की जॉब्स बहुत आ रही हैं, बहुत मार्केट ग्रो कर रही है, और बहुत 10 साल बाद ये मार्केट आपको बहुत आगे दिखेगी। तो आपकी भी इंशाल्लाह, आप जैसे पास आउट होंगे तो 3 या 4 महीने लगेंगे इंशाल्लाह, और उससे पहले ही आपके जो बैचमेट्स होंगे या इंशाल्लाह आपकी अपनी जॉब लग जाएगी, उससे पहले ही जॉब लग जाएगी। FYP के टाइम पे भी आपके इंटरव्यूज हो सकते हैं, बहुत सब कुछ होता है। अगर नहीं हो रहा तो डिप्रेस नहीं होना। जिंदगी में ना अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई ना कोई मुकाम लिखा हुआ है, सही है? तो अगर आप मायूसी कुफर है, तो अगर आप मायूस हो गए ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छा आपके लिए ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें और अपनी डेस्टिनी अल्लाह के हाथ में छोड़ दें, जो होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। Inshallah. Well, that's all for now, sir. Thank you so much. It's been an honor for us to have you as a guest in this session. Well, the peers and the students will watch, will definitely would some gain some knowledge from your vast experience. And this interview will be uploaded in our Facebook page of Career Talks and a YouTube channel. Stay tuned थैंक यू वेरी for मच more videos. अजीम, आपका और फैजान का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Thank you, sir. स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह बहुत बेटर हो। थैंक यू वेरी मच। Inshallah. खुदा हाफिज। Thank you, sir. Allah Hafiz.